हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, फिजिकल मैप वर्क। फ्रेंड्स, आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो भी फिजिकल मैप वर्क में नदियाँ, पर्वत, पठार, घास के मैदान, जलप्रपात इत्यादि का हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। गाइज, आपके सामने है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का फिजिकल मानचित्र। आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत सघन भरा हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन गाइज मैं आपको अभी एक एक करके प्रत्येक चीज से रूबरू कराऊंगा। सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे इससे गुजरने वाली अक्षांश रेखाओं से। गाइज, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से दो अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। पहली मुख्य अक्षांश रेखा आपकी गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, और दूसरी गुजरती है 23 सही 1/2, बोले तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। गाइज, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा में पड़ने वाले देश हम देखेंगे। इसके बाद हम मकर रेखा के देश देखेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 0 डिग्री अक्षांश में जो भी देश पड़ते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। गाइज, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा में दक्षिण अमेरिका के 3 देश पड़ते हैं। पहला है आपका इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया, और तीसरा है ब्राजील। गाइज, इसको ईसीबी आप समझने के लिए अपने दिमाग में रख सकते हैं। ईसीबी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, 3 देश ऐसे हैं जो कि 0 डिग्री अक्षांश में पड़ते हैं। वो कहां पर स्थित हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित 3 देश 0 डिग्री अक्षांश में पड़ते हैं। पहला है इक्वाडोर, सी कोलंबिया, बी ब्राजील। दूसरा है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसमें आपको याद रखना है कैप बी, CAP-B, कैप बी, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। रिकॉल करेंगे फिर से एक बार। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। गाइज, 4 देश ऐसे हैं जो कि कैप बी, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, 4 देश जो कि मकर रेखा में स्थित हैं, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे पर्वत की। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखला है वो है इंडीज पर्वत। गाइज, इंडीज पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है, मोड़दार नवीन वलित पर्वत है, जिस तरह से कि हमारा हिमालय। इंडीज पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है और इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। ये लगभग पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में उत्तर से लेकर के दक्षिणी छोर तक फैला हुआ है, लगभग 7000 किलोमीटर की लंबाई में। ये शुरू हो जाता है आपका कोलंबिया से, और ये सीधे जाकर के चिले के द एंड, बिल्कुल टेल पॉइंट में जाके खत्म होता है। और इस पर बहुत सी चोटियां हैं, कुछ ज्वालामुखी पर्वत की चोटियां हैं और कुछ साधारण चोटियां हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर कोटोपैक्सी से स्टार्ट करेंगे। कोटोपैक्सी आपकी एक ज्वालामुखी पर्वत की चोटी है। कोटोपैक्सी एक बात करें तो ज्वालामुखी पर्वत है, और इसकी ऊंचाई लगभग 5896 मीटर है कोटोपैक्सी की। दूसरा है आपका चिम्बाराजो। चिम्बाराजो भी एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि रॉक इंडीज पर्वत में स्थित है, और ये इसकी ऊंचाई है 6227 मीटर। दूसरा है आपका चिम्बाराजो। कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत इंडीज पर्वत माला में स्थित हैं, और ये बात करें अगर हम, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो ये कहां पर स्थित हैं? इंडीज में। और इनकी अगर हम सिचुएशन की बात करें तो ये आपके इक्वाडोर से नीचे स्थित हैं, इक्वाडोर से नीचे और बोलिविया से पीछे, बोलिविया के पश्चिम में और इक्वाडोर के दक्षिण में स्थित हैं। कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो इक्वाडोर और बोलिविया के बीच में इनकी सिचुएशन है। ठीक, इसके बाद हम
बात करेंगे, आगे चलेंगे जब हम, तो अब हम इसका एक पूरा सर्किल चक्र पूरा करेंगे कि इसमें कौन कौन सी खाड़ियां हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से ग्वाकिल की खाड़ी। ये आपकी ग्वाकिल की जो खाड़ी है, ये देख रहे हैं ना आप, गल्फ ऑफ ग्वाकिल। ग्वाकिल की जो खाड़ी है ये 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा से थोड़ा नीचे है, और ये लगभग इसका जो सिचुएशन है ये इक्वाडोर के आसपास है, ग्वाकिल की खाड़ी का। कौन सी खाड़ी? ग्वाकिल की खाड़ी। इसके बाद जब हम 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले हमें मिलती है पनामा की खाड़ी। गाइज ये है आपका पनामा, मध्य अमेरिकी देश पनामा। पनामा की खाड़ी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो पनामा की खाड़ी के दूसरे छोर में ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, और इधर शुरू हो जाता है कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर में है आपकी डैरियन की खाड़ी। डैरियन की खाड़ी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलती है वेनेजुला की खाड़ी। वेनेजुला के जस्ट उत्तर में स्थित है। कैरिबियन सागर में अगर बात करें महासागर की तो अटलांटिक महासागर में वेनेजुला की खाड़ी। वेनेजुला की खाड़ी से जब हम घूमते हुए नीचे आते हैं तो हमें मिलता है क्या? अमेजान का मुहाना। अमेजान नदी कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। इसके बाद हमें मिलती है सल्वाडोर की खाड़ी, जो कि ब्राजील के पूर्वी किनारे पर स्थित है। सल्वाडोर की खाड़ी आपको दिख रही होगी, सल्वाडोर की खाड़ी। इसके बाद जब हम और नीचे आते हैं तो हमें मिलता है कौन सी खाड़ी? सैन मेटियास की खाड़ी मिलती है हमको। सैन मेटियास की खाड़ी एक पड़ता है वाल्देज प्रायद्वीप। आपको अपने दिमाग में रखना है, वाल्देज प्रायद्वीप कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। और वाल्देज प्रायद्वीप अर्जेंटीना में स्थित है, और ये सैन जॉर्ज खाड़ी और सैन मेटियास की खाड़ी के बीच में स्थित है। इसके दक्षिण में स्थित है सैन जॉर्ज गल्फ, और इसके उत्तर में स्थित है सैन मेटियास की खाड़ी। सैन मेटियास की खाड़ी के नीचे स्थित है वाल्देज प्रायद्वीप। वाल्देज प्रायद्वीप के नीचे है सैन जॉर्ज की खाड़ी। इसके बाद हम आ जाते हैं मैगलन स्ट्रेट। यह आपकी मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल टेल पॉइंट में स्थित है। और अगर बिल्कुल ही टेल पॉइंट की बात करें तो केप हॉर्न, हार्न अंतरीप बिल्कुल नीचे स्थित है। कहां पर? आपके ये अर्जेंटीना और चिली के बिल्कुल नीचे केप हॉर्न, हार्न अंतरीप। यहीं पर एक बीगल चैनल भी स्थित है। चैनल एक बिल्कुल सकरा से थोड़ा बड़ा, जल संधि से थोड़ा बड़ा या थोड़ा चौड़ा रास्ता बोलें तो बीगल चैनल स्थित है हॉर्न ऑफ केप के पास में ही। केप हॉर्न के पास में बीगल चैनल बिल्कुल टेल पॉइंट में स्थित है। अगर हम मैगलन स्ट्रेट के पूर्व में बात करें तो यहां पर एक द्वीप स्थित है, फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप पर यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का कब्जा है। इसके और आगे एक छोटा द्वीप स्थित है साउथ जॉर्जिया। साउथ जॉर्जिया पर भी यूके का कब्जा है। केप हॉर्न के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक नहर भी है। ये नहर स्थित है इसी महाद्वीप के अंदर। तो ये नहर का नाम है कॉकबर्न नहर। कॉकबर्न नहर से जब हम ऊपर आते हैं तो हमें पेनास की खाड़ी मिलती है। कौन सी खाड़ी? पेनास की खाड़ी। पेनास की खाड़ी ताइताओ प्रायद्वीप, ताइताओ प्रायद्वीप आपका चिली में पड़ता है। ये आपका ताइताओ प्रायद्वीप है। और ताइताओ प्रायद्वीप ताइताओ पेनिनसुला के नीचे है गल्फ ऑफ फेनास। फेनास की खाड़ी के बाद है ताइताओ प्रायद्वीप। ताइताओ प्रायद्वीप के ऊपर है कोरकैडो की खाड़ी। कोरकैडो की खाड़ी से ऊपर है आपका, जब हम पर्वत श्रृंखला में एंटर करते हैं तो माउंट एकांकागुआ, जो कि इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और ये एंडीज पर्वत में स्थित है माउंट एकांकागुआ। इसकी ऊंचाई है 6960 मीटर, लगभग 6960 मीटर। 6960 मीटर इसकी हाइट है माउंट एकांकागुआ की। इसके बाद हम जब और ऊपर चलते हैं तो हमें मिलता है एक मरुस्थल, जिसे हम अटाकामा डेजर्ट के नाम से जानते हैं। अटाकामा का मरुस्थल बहुत ही प्रसिद्ध मरुस्थल है, और ये आपका चिली में स्थित है। चिली में स्थित है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट के बाद जब हम वापस इधर आते हैं 0 डिग्री अक्षांश की ओर किनारे किनारे, तो पुनः हमको दो चोटियां, दो ज्वालामुखी पर्वत मिलते हैं, चिम्बाराजो और कोटोपैक्सी। इसके बाद फिर से ग्वाकिल की खाड़ी, और ये एक पूरा सर्किल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पूरा हो जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ने वाला एक द्वीप है, पश्चिम में पड़ता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के,
0 डिग्री अक्षांश पर गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड अपने ओलिवर रिडले टर्टल के प्राकृतिक प्रजनन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर ओलिवर रिडले कछुओं का प्राकृतिक प्रजनन क्षेत्र है। कहाँ पर? गैलापागोस आइलैंड पे। यह है आपका गैलापागोस आइलैंड और ये 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा पर ही स्थित है। आपको ये एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का फिजिकल का एक इंट्रो था। इसके बाद हम इसके आंतरिक भाग की चर्चा करेंगे कि अंदर इसके क्या क्या स्थित है। सबसे पहले हम बात करेंगे झीलों की। तो वेनेजुएला में एक स्थित है माराकैबो झील। माराकैबो झील वेनेजुएला में स्थित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। इसके आसपास का जो भी एरिया है वहां पर प्राकृतिक तेल के काफी भंडार हैं। बहुत से नेचुरल प्राकृतिक तेल के बहुत से भंडार पाए जाते हैं। कहाँ? माराकैबो झील के आसपास के एरिया में और ये वेनेजुएला में स्थित है। और आप समझ भी पा रहे होंगे कच्चा तेल का उत्पादन वेनेजुएला में काफी होता है। इसके बाद आपकी ये माराकैबो झील के पास में ही है एक नदी, ओरिनको नदी। ओरिनको की एक सहायक नदी है कैरो नदी। कैरो नदी पर आपका जो एंजिल फॉल्स है, दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे हाईएस्ट फॉल्स, सबसे ऊंचा झरना एंजिल फॉल्स, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर। ये आपका ओरिनको की सहायक नदी है कैरो, कैरो में स्थित है। और ओरिनको अटलांटिक महासागर में डेल्टा बनाती हुई गिरती है। और ओरिनको के जो आसपास का वाटर कैचमेंट एरिया है ओरिनको का, जो कि जल संग्रहण क्षेत्र, जिसे कि ओरिनको बेसिन के नाम से जानते हैं, उसे हम ओरिनको निम्न भूमि, ओरिनको निम्न भूमि के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो ओरिनको निम्न भूमि का एरिया है ये आपका वेनेजुएला में पड़ता है। वेनेजुएला उत्तर में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। ओरिनको के आसपास का जो एरिया है वहां पर लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं और लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। लानोस एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और ये ओरिनको नदी के आसपास पाए जाते हैं वेनेजुएला में। और यहां पर माराकैबो झील है। माराकैबो झील के आसपास प्राकृतिक तेल के भंडार हैं। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे एंडीज पर्वत की स्टार्टिंग की। एंडीज पर्वत स्टार्टिंग में दो हिस्सों में बटा हुआ है। अंदरूनी हिस्सा ओरिएंटल रेंज के नाम से जाना जाता है और बाहरी हिस्सा ऑक्सीडेंटल रेंज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये दोनों आपस में आकर के मिल जाते हैं और इसके बाद ये शुरू हो जाता है एंडीज पर्वत, जो कि बिल्कुल चिली के टेल पॉइंट तक आता है। यहां पर जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर की जो राजधानी है क्यूटो, इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो, ये आपकी विषुवत रेखा में स्थित है। विषुवत रेखा में बात करें, सिचुएटेड, स्थित, कुछ भी कह सकते हैं। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो कहां? विषुवत रेखा में स्थित है। ऑक्सीडेंटल एंडीज की बाहरी रेंज और ओरिएंटल आंतरिक रेंज पर्वत श्रेणी। ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल ये एंडीज की दो श्रेणियां हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं यहां पर अमेजन रिवर। अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है नील नदी के बाद। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में और यह है आपकी अमेजन नदी। अफ्रीका महाद्वीप में हमने पूरा कवर किया हुआ है, आप उसको पीछे जाके देख सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के 4 वीडियो आप ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं। अमेजन नदी, अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है और इसका मुहाना है। अमेजन की कुछ सहायक नदियां हैं। जो सहायक नदियां उत्तर से मिलती हैं वो हैं जापुरा और निग्रो। उत्तर दिशा से आकर के जो मिलने वाली हैं दो नदियां हैं जापुरा और निग्रो। ये अमेजन की दो सहायक नदियां हैं जो कि उत्तर से आके मिलती हैं। इसके बाद दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदियां हैं जुरुआ, पौरुस, मडेरिया, तापाजोस, जिंगू। 5 नदियां हैं जो कि दक्षिण से जाकर के अमेजन में मिल जाती हैं। गाइज, अमेजन नदी दुनिया में जल संग्रहण, वाटर कैचमेंट एरिया, बेसिन के दृष्टि से, जल बहाव की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इसका जो जल संग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन जो जल बहाव के एरिया के स्थान पर तो प्रथम स्थान पर है, लेकिन लंबाई में दूसरे स्थान पर आती है। नीचे से जुरुआ, पौरुस, मडेरिया, तापाजोस, जिंगू। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे।
जुरुआ, पौरुष, मडेरिया, तापाजोस, जिंगू। 5 नदियां हैं जो कि अमेजान नदी में दक्षिण दिशा की ओर से मिलती हैं, और उत्तर दिशा की ओर से मिलने वाली 2 नदियां हैं, जापुरा और निग्रो। 2 नदियां फिर से रिकॉल करेंगे, जापुरा और निग्रो। नीचे से जुरुआ, पौरुष, मडेरिया, तापाजोस, जिंगू। गाइज जब आप इसको 1-2 बार खुद से मैप को ड्रा करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे ब्राजीलियन उच्च भूमि। ये ब्राजील का पठार है जो कि अमेजान नदी से जस्ट नीचे स्थित है। ब्राजील का पठार, अमेजान का जो वाटर कैचमेंट एरिया है, जल संग्रहण क्षेत्र, अमेजान में प्रमुख घास का मैदान है कंपास। कंपास जो घास के मैदान है ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जैसे कि लानोस और कंपास, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये है आपका ब्राजीलियन उच्च भूमि, ब्राजील का पठार। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, ये है आपका बोलिविया का बोलिवियन प्लेटो, बोलिविया का पठार। इसके बाद बोलिविया में और पेरू और बोलिविया के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिटिकाका झील स्थित है। इससे अधिकांशतः क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में पलट पलट के। टिटिकाका झील की एक विशेषता है कि ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और ये नौकागम्य है। यहां पर आप नौकायन कर सकते हैं, नाव चला सकते हैं। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है कौन सी? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील नौकागम्य दुनिया की सबसे ऊंची झील है। ये पेरू और बोलिविया के बीच सीमा का निर्धारण करती है, या पेरू या बोलिविया के बीच स्थित है। कौन सी झील? टिटिकाका झील। इसके बाद में यहां पर एक दूसरी महत्वपूर्ण झील है पोपो झील। ये भी आपकी बोलिविया के और चिली के आसपास स्थित है। कौन सी? पोपो झील और टिटिकाका झील। आई होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे नदी तंत्र हैं कुछ। पराग्वे नदी, पराग्वे नदी ब्राजील से निकलती है। पराना नदी भी ब्राजील से ही स्टार्ट होती है। पराग्वे ब्राजील और पराग्वे से सीमा बनाती हुई, और पराना नदी ब्राजील और पराग्वे की सीमा बनाती हुई सीधे अर्जेंटीना में एंटर करती हैं, और पराना नदी पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच भी सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद ये मिल जाती हैं और दोनों आपस में मिलने के बाद कहाँ गिरती हैं? अटलांटिक महासागर में। लेकिन अटलांटिक महासागर में गिरने के पहले इसमें एक उरुग्वे नदी भी, उरुग्वे भी एक देश है, पराग्वे भी एक देश है, लेकिन पराना देश नहीं, पराना तो नदी का ही नाम है। उरुग्वे नदी, पराना नदी और पराग्वे नदी, इन 3 नदियों का जो वाटर कैचमेंट एरिया, संग्रहण क्षेत्र है, इसको हम मिला करके प्लाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाटा। प्लाटा में एक जो नदी है पराना नदी, पराना नदी में 2 महत्वपूर्ण झरने, फॉल्स स्थित हैं, जलप्रपात। पहला है आपका गौरिया फॉल्स, पराना नदी पे स्थित है, उत्तर में स्थित है। पराना नदी जब स्टार्ट होती है ना तो उत्तर में कौन सा है? गौरिया फॉल्स। और दूसरा है इगुजू फॉल्स। फर्स्ट है आपका गौरिया फॉल्स और इसके दक्षिण में स्थित है इगुजू फॉल्स। और इसके बाद पराना नदी मिल जाती है पराग्वे नदी में और सीधे अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में गिरने के पहले ये उरुग्वे नदी से मिलती है। और इसके बाद एक पॉइंट है रियो डी ला प्लाटा, ये आपका रियो डी ला प्लाटा के नाम से प्रसिद्ध है और ये अटलांटिक महासागर में समाहित हो जाती हैं। अर्जेंटीना में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं पंपास, जिन्हें हम अर्जेंटीना का हृदय के नाम से भी जानते हैं। ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। गाइज अगर वो विषुवत रेखा के आसपास स्थित है तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा, और वो मकर रेखा के आसपास स्थित है या कर्क रेखा के, तो उसे हम शीतोष्ण की संज्ञा दे सकते हैं। तो आपका जो पंपास घास का मैदान है अर्जेंटीना में मकर रेखा के आसपास स्थित है, तो हम इसे पंपास अर्जेंटीना का हृदय के नाम से भी जाना जाता है और ये एक शीतोष्ण घास का मैदान है। पंपास घास के मैदान में अल्फा एक घास भी उगती है, प्राकृतिक रूप से अल्फा घास, जो कि पशुओं के लिए बहुत ही लाभप्रद है और यहाँ पर दुग्ध उत्पादन और पशुपालन का काम बहुत तायत में होता है। कहाँ पर? पंपास ग्रासलैंड के आसपास में दुग्ध उत्पादन, डेयरी उद्योग और पशुपालन का काम बहुत जोर शोर से होता है।
यहाँ पर अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। कहाँ पर? पंपास में। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना के हृदय के नाम से भी जाना जाता है पंपास। पंपास ग्रासलैंड कैसा है? आपका शीतोष्ण घास का मैदान है। शीतोष्ण घास का मैदान है आपका पंपास। इसके बाद कंपोस और लानोस, ये उष्णकटिबंधीय, उष्ण यानी गर्म, शीतोष्ण यानी ठंडा और गर्म। गाइज, ग्रान चाको अर्जेंटीना के उत्तरी हिस्से में, और ब्राजील भी स्टार्ट हो जाता है यहां से। ग्रान चाको जो मैदान है, यहां पर कपास का उत्पादन बहुत होता है। ये कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ग्रान चाको। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, चिली। चिली में जो प्रसिद्ध मरुस्थल है अटाकामा, और यहां पर अर्जेंटीना का जो टेल पॉइंट है, यहां पर एक मरुस्थल है पैटागोनिया। पैटागोनिया डेजर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैगेलन जल संधि से ऊपर है। और इसके बाद हम नीचे पहुंच जाते हैं केप हॉर्न में। ये एक बार आपका फिजिकल मैप वर्क दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पूरा होता है। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि रिकॉल कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि पढ़ने के लिए तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में बैठना चाहिए। तो हम फिर से शुरू करेंगे 0 डिग्री अक्षांश से। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा में स्थित देश ECB, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। मकर रेखा में स्थित देश कैप बी, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। इसके बाद हम चलेंगे, स्टार्ट करेंगे एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत जब स्टार्ट होता है तो 2 शाखाओं के रूप में बटा है। एक है बाहरी ऑक्सीडेंटल रेंज और अंदर की है ओरिएंटल रेंज। और शुरू होता है ये एंडीज पर्वत और सीधे चिली के टेल पॉइंट तक 7000 किलोमीटर की लंबाई के साथ एक नवीन वलित पर्वत है एंडीज पर्वत, जो कि कहां? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसमें 2 प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं, एक है कोटोपैक्सी और एक है चिम्बाराजो। कोटोपैक्सी की ऊंचाई है 5896 मीटर और चिम्बाराजो इससे भी ज्यादा ऊंचा है, 6267 मीटर। इक्वाडोर के पास में एक ग्वाकिल की खाड़ी स्थित है। ग्वाकिल की खाड़ी कहां है? इक्वाडोर। इक्वाडोर एक पश्चिम में स्थित दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो विषुवत रेखा में स्थित है। इसके बाद हम जब ग्वाकिल की खाड़ी से आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलती है पनामा की खाड़ी। पनामा की खाड़ी पनामा से नीचे है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। पनामा की खाड़ी के जस्ट अपोजिट में कैरेबियन सागर में डैरियन की खाड़ी है। डैरियन की खाड़ी से वेनेजुला की खाड़ी मिलती है, चूंकि ये वेनेजुला देश है। वेनेजुला की खाड़ी के बाद हमें मिलता है ओरिनको का डेल्टा। ओरिनको नदी के बाद हमें मिलती है अमेजान नदी का मुहाना। अमेजान नदी के बाद मिलता है हमें सेल्वाडोर की खाड़ी, जो कि ब्राजील के पूर्व में स्थित है। सेल्वाडोर की खाड़ी से जब हम नीचे आते हैं तो हमें रियो डी ला प्लाटा मिलता है। रियो डी ला प्लाटा क्या है? पराग्वे, पराना और उरुग्वे नदी का मुहाना। रियो डी ला प्लाटा के नाम से इसे जानते हैं, और इसे प्लाटा, इसका जो बेसिन है तीनों नदियों का, इसे हम प्लाटा के नाम से जानते हैं। इसके बाद सैन मेंटियास की खाड़ी मिलती है। सैन मेंटियास की खाड़ी के नीचे है वाल्देज प्रायद्वीप। वाल्देज प्रायद्वीप अर्जेंटीना का हिस्सा है। वाल्देज प्रायद्वीप के नीचे सैन जॉर्ज की खाड़ी मिलती है। सैन जॉर्ज की खाड़ी के नीचे है मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि के नीचे है एक बीगल चैनल। जल संधि से थोड़ा चौड़ा रास्ता चैनल होता है, बीगल चैनल है आपका बिल्कुल टेल पॉइंट में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। आप देख पा रहे होंगे ये आपका बीगल चैनल। सबसे नीचे है केप हॉर्न, हॉर्न अंतरीप। इसके बाद इसके पूर्व में फॉकलैंड द्वीप है जिस पर यूके का कब्जा है। साउथ जॉर्जिया एक द्वीप है, उस पर भी यूके का कब्जा। ये आपका साउथ जॉर्जिया है और ये है फॉकलैंड। इसके बाद हम इधर आ जाते हैं तो कॉकबर्न नहर है एक यहाँ पर। कॉकबर्न नहर जो कि केप हॉर्न के पास में और मैगेलन स्ट्रेट के पास में स्थित है। केप हॉर्न नहर, छोटे छोटे द्वीप हैं, यहीं पर एक छोटी सी नहर का निर्माण है जिसे हम कॉकबर्न नहर के नाम से जानते हैं। इसके बाद पेनास की खाड़ी है। पेनास की खाड़ी ताइताओ प्रायद्वीप, चिली का हिस्सा है ताइताओ प्रायद्वीप। ताइताओ प्रायद्वीप के नीचे है पेनास की खाड़ी। ताइताओ प्रायद्वीप के ऊपर है कोरकोवेडो की खाड़ी। कोरकोवेडो की खाड़ी के बाद शुरू हो जाती है, अगर हम अंदर की बात करें
तो माउंट एकांकागुआ, जो कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। इसके बाद चिली का अटाकामा डेजर्ट है, जो कि सबसे शुष्क एरिया है। अटाकामा मरुस्थल के बाद हम वापस में चिम्बाराजो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वतों के पास आकर एक पूरा ये सर्किल पूरा होता है। बात करें अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में, तो गैलापागोस आइलैंड स्थित है। गैलापागोस जो द्वीप है वो ओलिवर रिडले कछुओं का प्राकृतिक प्रजनन क्षेत्र है। इसके बाद हम अगर अंदर की बात करें तो यहां पर स्थित है आपकी माराकैबो झील वेनेजुएला में। इसके आसपास प्राकृतिक तेल के बहुत भंडार हैं। ओरिनको नदी की सहायक नदी है कैरो, जिसमें एंजिल जलप्रपात स्थित है और इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। इसके एंजिल फॉल्स के पास में ही एक गौरिया रिजर्वायर भी स्थित है। गौरी रिजर्वायर, गौरी एक जलाशय, कहां पर? एंजिल फॉल्स के पास में कैरो नदी पर गौरी रिजर्वायर भी स्थित है, गौरी जलाशय। ओरिनको नदी में जो सहायक नदी कैरो मिलती है उस पर स्थित है एंजिल फॉल्स। एंजिल फॉल्स के पास में ही गौरी रिजर्वायर स्थित है। और यहाँ पर जो गुयाना देश है, तो इस गुयाना देश की जो भूमि है उसे हम गुयाना हाईलैंड या गुयाना उच्च भूमि के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो ओरिनको नदी है, ओरिनको नदी का जो कैचमेंट वाटर एरिया है, जो इसका बेसिन क्षेत्र है, वहां पर ओरिनको निम्न भूमि स्थित है, थोड़ा डाउन। इसके बाद जो ओरिनको नदी का एरिया है वेनेजुएला में, वहां पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम लानोस कहते हैं, और लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इसके बाद शुरू हो जाती है आपकी अमेजन नदी। अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और ये मुहाना के रूप में सीधे अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसमें मिलने वाली जो उत्तर की ओर से नदियां हैं जापुरा और निग्रो हैं, और दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां हैं जुरुआ, ओरुस, मडेरिया, तापाजोस और जिंगो। इसके बाद यहां पर ब्राजीलियन हाईलैंड या ब्राजीलिया का पठार स्थित है ब्राजील के पूर्व में। यह त्रिभुजाकार पठार है ब्राजील का। और इसके बगल में ही जो देश है, पड़ोसी देश बोलोविया, तो बोलोवियन प्लेटो, बोलोविया का पठार स्थित है। बोलोविया और पेरू के बीच में टिटिकाका झील स्थित है। टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका चलाने योग्य, नाव चलाने योग्य झील स्थित है। कहां पर? टिटिकाका और पेरू के सीमाओं के बीच। टिटिकाका झील के नीचे ही एक पोपो झील भी स्थित है। इसके बाद नदियां हैं पराग्वे, पराना और उरुग्वे। पराग्वे नदी, पराना नदी और उरुग्वे नदी ये ब्राजील से निकलती हैं और ये जाकर के अटलांटिक महासागर में समाहित हो जाती हैं। लेकिन पराना नदी पर दो जलप्रपात स्थित हैं, फॉल्स, गौरिया जलप्रपात और इगुजू जलप्रपात। पराग्वे नदी ब्राजील और पराग्वे से सीमा बनाती हुई आती है नीचे। इसके बाद ये जाती है पराग्वे और अर्जेंटीना से सीमा बनाती हुई अर्जेंटीना में मिल जाती है, कहां पर? पराना नदी से। इसके बाद उरुग्वे नदी आती है और ये भी अर्जेंटीना में मिल जाती है पराना नदी से। और इन तीनों के सामूहिक वाटर कैचमेंट एरिया, इसके बेसिन को, तीनों नदियों के बेसिन को प्लाटा के नाम से जानते हैं। और यहां पर ये रियो डी ला प्लाटा अटलांटिक महासागर में इस पॉइंट पे समाहित हो जाती हैं, जिसे हम रियो डी ला प्लाटा के नाम से जानते हैं। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उन्हें पंपास, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं और इन्हें अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं। और पंपास घास के मैदान में अल्फा अल्फा नाम की एक घास उगती है, जो कि दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद यहां पर माउंट एकांकागुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। चिली का जो मरुस्थल है उसे हम अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल, जो कि सबसे शुष्क एरिया है, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। और यहाँ की जो जलवायु है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हम प्रयोग मंगल ग्रह पे करते हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, जो कि बिल्कुल मंगल ग्रह जैसा एटमॉस्फेयर यहाँ पर अटाकामा में मिलता है। इसके बाद ये आपका पूरा जो इसके आंतरिक है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पूरा होता है। केप हॉर्न सबसे टेल में स्थित है, मैगेलन स्ट्रेट, मैगेलन संधि सबसे नीचे स्थित है, बीगल चैनल, कॉकबर्न नहर ये सबसे निचले हिस्से में स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के।
पेनास की खाड़ी बिल्कुल नीचे स्थित है। पेनास की खाड़ी के ऊपर है ताइताओ प्रायद्वीप जो कि चिली में स्थित है। ताइताओ प्रायद्वीप के ऊपर है कॉर्कोवेडो की खाड़ी। कॉर्कोवेडो की जो खाड़ी है और पेनास की खाड़ी, इनके बीच में चिली का एक ताइताओ प्रायद्वीप स्थित है। सेल्वाडोर की खाड़ी ब्राजील के पूर्व में स्थित है। आई होप गाइज आज का जो सेशन है ये लगभग पूरा हो चुका है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये आज का जो सेशन था फिजिकल मैप वर्क, जो भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ सकते थे उसको कवर किया गया है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। गाइज मैप के लिए जरूरी है आप खुद से मैप जरूर ड्रा करें। मैं हर बार यही बोलता हूं कि आप मैप पढ़ें उसके बाद आप उसे ड्रा जरूर करें। अगर आप ड्रा नहीं करते हैं तो आपको मैप समझ में नहीं आएगा। अगर आप ड्रा किए तो 100% आपको मैप समझ में आएगा और ये आपके लिए बहुत मेमोरी के रूप में सेव हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।